मुद्दत के बाद आज झील के किनारे पर भी खुशियों भरी रात आई थी। गो इधर देखने वाले को बज़ाहिर यही मालूम होता कि बहुत से मेंढक झील के किनारे बैठे हुए टर्रा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत ना थी। आज दरअसल बड़ा मेंढक बड़े महल से छूट कर आया था, इसलिए इसकी बीवी पुखराज ने और उसके तीनों बेटों टम्पू, जम्पू और पोम्पू ने झील के सारे मेंढकों की जियाफत की थी। इस दावत पर दूर दूर से मेंढक आए थे। कीचड़ में बसेरा करने वाले मेंढक और झील के किनारे झाड़ियों में रहने वाले मेंढक, सभी तरह के मेंढक आए थे और उछल उछल कर बड़े मेंढक से, जिसका नाम जरदपोश था, गले मिल रहे थे। पुखराज ने बड़ी झाड़ी की एक शाख से जुगनुओं की एक लालटेन लटका रखी थी, जिसकी ठंडी रोशनी में इसका नीलगू चेहरा मुसरत से जगमग जगमग कर रहा था। दावत के बाद सारे मेंढक आलती पालती मारे एक दायरे की सूरत में जरदपोश के गिर्द बैठ गए और इससे बड़े महल की बातें पूछने लगे, क्योंकि अब तक कोई मेंढक इस बड़े महल के अंदर नहीं जा सका था, जो झील के शुमाली किनारे पर वाक़या है। महल के बागीचे तक तो बहुत से मेंढक आए थे और इसके संगे मरमर की सीढ़ियों पर भी कदम रख चुके थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में ना थी। जरदपोश पहला मेंढक था जो महल के अंदर जाकर वापस आ गया, इसलिए हर मेंढक को इस बात में दिलचस्पी थी कि बड़े महल के अंदर क्या होता है। सबसे पहले झील के बहुत बूढ़े मेंढक, जिसकी आवाज सहगल से मिलती जुलती थी, सवाल किया, जब तुम महल के अंदर गए तो तुमने क्या देखा? जरदपोश ने कहा, दादा, ये गलत है कि मैं खुद महल के अंदर गया था। मैं दरअसल यूं ही संगे मरमर की सीढ़ियों पर लेटा धूप सेंक रहा था, क्योंकि धूप तेज थी और संगे मरमर का फर्श ठंडा था, इसलिए मैं आंखें बंद किए जिंदगी के मजे ले रहा था। मेरे पेट में खनकी की लहरें दौड़ रही थी और मेरी दूसरी खाल गर्मी के मजे ले रही थी। तुम तो जानते ही हो कि मेंढक कौम जिंदगी के दोनों मजे ही चाहती है, पानी के अंदर और पानी के बाहर। सबजपोश मेंढक ने उठकर कहा, तुम अपनी फिलासफी ना झांटो, सीधे सीधे महल का हाल बताओ। जरदपोश ने घूर कर सबजपोश की तरफ देखा। ये तो जाहिर था कि दोनों मेंढकों में कोई ज्यादा दोस्ती नहीं थी। जरदपोश जानता था कि शादी से पहले सबजपोश इसकी बीवी पुखराज से मोहब्बत करता था, इसलिए इसने तंजन कहा, ओ सब्जे, मैं जानता हूँ तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं मालूम होंगी, क्योंकि मैं फिर से झील के किनारे वापस आ गया हूँ। पुखराज ने जुगनुओं की लालटेन जोर से हिलाई और जुगनू टिम टिम करके चमकने लगे। इसने अपना नीलगू हसीन चेहरा अपने खामन की तरफ घुमा के कहा, प्यारे, बहुत से बुजुर्ग तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। तुम इस कमबख्त सब्जे की परवाह ना करो, अपनी कहानी सुनाओ। सब्जा अपने हलक में टर्रा के रह गया। इसके गले से एक ऐसी आह निकली जो सुर और ताल के एतबार से उस्ताद फयाज खान के घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर फिर इसने इस आह को अपने सीने में ही दबा लिया और निगाहें नीची करके बैठ गया। जरदपोश ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं कह रहा था कि मैं महल के संगे मरमर की सीढ़ियों पर लेटा हुआ धूप सेंक रहा था और नीम आलूदगी के आलम में था कि इतने में मुझे मालूम हुआ गोया किसी ने मुझे अपनी मुट्ठी में उचक लिया। मैंने अपनी नींद से चुंधियाई हुई आंखें हैरत से खोली तो अपने आप को बड़े महल के राजा के सबसे छोटे लड़के की मुट्ठी में पाया। मैं जूं अपने आप को इसकी मुट्ठी से निकालने की कोशिश करता, रीर लड़का जोर जोर से हंसता। इस वक्त इसकी ऐसी हंसी मुझे बड़ी खौफनाक मालूम होती और जब उसने जोर से अपनी उंगलियां मेरी पसलियों में खुबोई तो मैं एकदम ढीला पड़ गया। फिर वो अपनी मुट्ठी में मुझे महल के अंदर ले गया। इसने मेरे जिस्म को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन मेरा मुंह इसकी मुट्ठी से बाहर था, इसलिए मैं महल के दालान, बरामदे, सतून, गुलाम गर्दिशें, खुले वसी कमरे, कालीन सब देख सकता था। कालीन क्या होता है? टम्पू ने पूछा। जरदपोश ने कहा, बेटे, कालीन वो लोग फर्श पर बिछाते हैं, बड़ा नरम और गुदगुदा होता है। टम्पू ने पूछा, क्या कालीन हमारी झील के कीचड़ से भी ज्यादा नरम और मुलायम होता है? जरदपोश ने कहा, अरे बेटे, ये वहशी कौम हमारी कीचड़ ऐसी नरम कालीन 700 साल में भी नहीं बना सकती। मगर हाँ, वैसे कालीन बुरा नहीं होता और मुझे उसका रंग बहुत पसंद आया। हमारी कीचड़ में तो एक ही रंग होता है, मगर उस कालीन में तरह तरह के रंग थे। झील के फूलों की तरह खुश रंग और चहकते हुए हमें अपने कीचड़ का रंग बहुत पसंद है। एक का दामद पसंद बूढ़े मेंढक ने आहिस्ता से सर हिलाते हुए कहा, खैर, अपनी अपनी पसंद है। जरदपोश ने मुस्कुरा के कहा, मगर मुझे वो कालीन
और दूसरे बहुत से रंगों वाले कालीन बहुत पसंद आए। मगर ये तो बात की बात है, मैं बता रहा था कि जब वो लड़का दीवान खाने में ले गया जहां हिम्मत सिंह और इसकी 7 रानियां और 3 बड़े लड़के और 8-10 साहब बैठे थे, तो वो मुझे मुट्ठी में दाबे दाबे छुपके से एक जगह बैठ गया। और फिर जब वो लोग अपनी बातों में मशगूल हो गए तो उसने छुपके से मुझे एक रानी की गोद में छोड़ दिया। फिर मैंने जो वहां से 3 गज की छलांग लगाई है तो सारे दीवान खाने में हल्ला हो गया। राजा हिम्मत सिंह डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और रानियां साड़ियां उठाकर सरों पर खड़ी होकर चीखने लगी, हा हा हा, ये लोग हमारी कौम से कितना डरते हैं। बहुत से मेंढक हंसने लगे। बूढ़ा ने सर उठा के कहा, मैं जानता हूँ, आदमी ऊपर से बहादुर बनता है, अंदर से बड़ा कमजोर होता है, और पानी में तो इसकी जान जाती है। अरे ये क्या खा के मेंढक का मुकाबला करेगा। जरदपोश ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, इसके बाद जो हटरबूंग मची इसका अंदाजा ही नहीं हो सकता, क्योंकि 20-30 आदमी मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, मगर मैं किसी के काबू में ना आता। और राजा हिम्मत सिंह के मुंह से गुस्से के मारे जाग उठ रही थी, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, अरे नहीं छोड़ना, जाने ना पाए कि मैंने छलांग लगाई और इसके सर पर बैठ गया। तो राजा साहब वहां से उठ के भागे। मैंने वहां से दूसरी छलांग लगाई और दूसरे कमरे में पहुंच गया, मगर यहाँ आकर आखिर राजा के छोटे लड़के ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुझे पकड़ लिया। मगर मैंने भी बच्चा जी को खूब परेशान किया, ऐसा थोड़ा ही काबू में आता था। शाबाश शाबाश, बहुत से मेंढक एकदम चिल्लाए। पुखराज गरूर से अपने खामन की तरफ देखने लगी। फिर क्या हुआ? भूरा ने पूछा। फिर मुझे इस शरीर लड़के ने अपनी मुट्ठी से एक टोकरी में बंद कर दिया, जिसमें मैं फुदक फुदक के रह गया। टोकरी बहुत मजबूत थी और इसमें 2 सुराख थे। वो इतने बड़े नहीं थे कि मैं इनमें से बाहर निकल सकता। तुम इसमें कितने दिन कैद रहे? दादा ने पूछा। 10 दिन और 10 रातें, लेकिन रात बहुत परेशान करती थी। जब लड़का अपने कमरे की खिड़की खोल देता था तो झील से आप लोगों की टर्राने की आवाजें आती, तो मेरे दिल की क्या हालत होती थी ये मैं इस वक्त नहीं बता सकता। पुखराज की गोल गोल मासूम आंखों में आंसू भर आए। एक मेंढकी ने, जिसकी पुष्ट पर सबज और पीली धारियां थी और जो झील में सबसे हसीन समझी जाती थी और जिसका नाम जराफा था, एक सवाल किया, इन लोगों की मेंढकियां तुमने देखी होंगी, क्या बहुत खूबसूरत होती हैं? लाहौला वाला कुवत, जरदपोश ने गुस्से से टर्रा के कहा, अरे इन आदमियों की मेंढकियां बड़ी बदसूरत होती हैं। चेहरे पर रंग मलती हैं, जिस्म पर कपड़ा लपेटती हैं और सर पर बाल रखती हैं। जरदपोश ने इधर उधर देखकर आहिस्ता से कहा, है तो खिलाफे तहजीब, मगर कहना ही पड़ता है कि ये मेंढकियां अंडे नहीं देती, बच्चे जनती हैं और अपने जिस्म से उनको दूध पिलाती हैं। बहुत सी मेंढकियों ने नफरत से मुंह सुकेड़ लिए और इनमें मोहब्बत करने की रस्म बहुत बुरी है। हमारी तरह नहीं कि तैरते तैरते झील के बीच में चले गए और कमल के फूल पर बैठकर चांदनी रात में आहिस्ता आहिस्ता टर्राने लगे। अरे इनमें लोग बड़े गलीज होते हैं। जराफा ने नफरत से थूक दिया। इसे सचमुच इंसानों से घिन आने लगी थी और इस पर तुर्रा ये कि ये इंसान मेंढक को बदसूरत और वहशी समझते हैं, और खुद अपना ये हाल है कि तहजीब छू कर नहीं गई। और सूरत देखो तो उबड़ खाबड़ मर्दों के सारे जिस्म पर बाल होते हैं और मुंह पर मूछें होती हैं, लेकिन कई औरतों के मुंह पर भी मूछें होती हैं। जराफा और हराफा दोनों चीख पड़ी, मुंह पर मूछें? अरे मेंढकियां हमारे झील में आ जाएं तो कोई मेंढक इन्हें मुंह ना लगाए। बेशक बेशक, सबसपोश ने मतानत से टर्रा के कहा, हमारी कौम की औरतें बेहद खूबसूरत हैं। दुनिया की कोई कौम खूबसूरती और बहादुरी में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बाद कई लम्हे खामोशी तारी रही। झील के किनारे जराफा, हराफा, पुखराज, नीलमा और सबज देवी झील के आईने में अपना ही अक्स देख देख कर खुश होती रहीं। फिर जरदपोश बोला, अब इंसानों की मेंढकियों का जिक्र हो रहा है तो इस सिलसिले को मुकम्मल ही कर दिया जाए। इस ज़मन में सिर्फ 2 बातें और कहनी हैं। एक तो ये कि राजा के महल में मैंने अक्सर इन मेंढकियों को बेवफा पाया, इंसानों को भी और उनकी मेंढकियों को भी। ये लोग ऊपर से मोहब्बत जताते हैं मगर बीच में एक दूसरे की काट करते हैं, अंदर से किसी और से मोहब्बत करते हैं। अब राजा हिम्मत सिंह ही को ले लो, राजा की 7 मेंढकियां हैं। 7? नीलमा ने गुस्से से कहा। दादा बोले, एक मेंढक एक वक्त में सिर्फ एक मेंढकी से ब्याह कर सकता है।
ऐसा हमारा दस्तूर है और इसमें छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं। दुनिया की सारी मेंढकियां और मेंढक बराबर हैं, मगर दुनिया के सारे इंसान बराबर नहीं हैं। दादा जरदपोश ने बड़ी तलखी से कहा, तुमने कभी देखा है कि एक मेंढक दूसरे मेंढक को खा जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये तो हो सकता है कि एक मेंढक एक मच्छर को खा जाए या एक मगरमच्छ एक मेंढक को खा जाए, मगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मेंढक दूसरे मेंढक को खा जाए? नहीं नहीं, ये फितरत के खिलाफ है। मगर इंसानों में ऐसा होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाता है, उसका लहू पीता है, उसे गुलाम बना के रखता है, इसकी बीवी बच्चों को अपनी अमलाक समझता है और इसे वो अपनी तहजीब और शराफत में शुमार करता है। और जो आदमी ऐसी बदी जितनी ज्यादा करता है इतना ही बड़ा समझा जाता है। हमारे यहाँ तो बड़ाई अक्ल दानिश, तजर्बे और तैरने से आती है, मगर इनके यहाँ ऐसा दस्तूर नहीं है। इनके यहाँ जो आदमी जितना ज्यादा दूसरों को अपनी तायद के लिए इस्तेमाल कर सके, इसे इतना ही बड़ा और बहादुर समझा जाता है। इसका नाम इन्होंने डेमोक्रेसी रख छोड़ा है। जरा गौर करें, डेमोक्रेसी क्या ऐसी होती है? बूढ़ा मेंढक गुस्से से अपने कहर गरज में बोला, ये तो जुल्म है। इस जुल्म की वजह से मर्द बेरहम हो जाते हैं और उनकी मेंढकियां बेवफा हो जाती हैं, गुलाम पिटते हैं और राजे रानियां अपने नौकरों से मोहब्बत करती हैं। एक दफा खुद मैंने अपनी आंखों से राजा की एक लड़की को महल के खूबसूरत तालाब में एक लड़के को छेड़ते देखा था। छी छी, पुखराज अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर बोली, ये तो बेहयाई है। इन लोगों में ऐसा ही होता है। मेंढकानी तहजीब इनको छू तक कर नहीं गुजरी। मेंढकानी तहजीब का जवाब नहीं है। काले सर बोला। काले सर जिस मेंढक का नाम था वो झील का सबसे आलिम मेंढक था। मेंढकों की जुबान पर जितना अबूर इसे हासिल था किसी को हासिल ना था। वो हर किस्म की ट्राट और इसकी हर लर्जिश से वाकिफियत रखता था। मेंढक बच्चों को टराना वही सिखाता था। वो इन्हें बताता था कि खुशी के वक्त कौन से अल्फाज अदा करने चाहिए, गम के वक्त किस तरह टर्राना चाहिए, अपने माँ बाप से कैसे मुखातिब होना चाहिए, मच्छरों, बंगों और दरियाई कबीलों की खबर किस तरह अपने दूसरे साथियों को देनी चाहिए, मेंढकियों के लिए कलामात मोहब्बत क्या होते हैं, और इनके सारे इसरार और रमूज से वो वाकिफ थे। इसलिए उसने पूछा, भाई जरदपोश, इंसानों की जुबान के बारे में तुम क्या कहते हो? मोहतरम बुजुर्ग, जरदपोश ने उदासी से सर झुकाकर कहा, इंसानों की एक जुबान नहीं होती, उनकी दो जुबानें होती हैं। दो जुबानें? काले सर ने हैरत से आंखें खोलकर कहा, ये नामुमकिन है। दुनिया में हर कौम की एक ही जुबान होती है, सिर्फ एक जुबान। मगर इंसानों की दो जुबानें होती हैं। एक तो वो जिससे वो बोलते हैं, दूसरी वो जिसे वो दिल में रखते हैं। और अक्सर वो लफ्ज जो दिल में होता है कभी जुबान पर नहीं आता। अक्सर जो मुंह की जुबान होती है वो दिल की जुबान के खिलाफ होती है। वो कैसे? मैं समझा नहीं भाई। मोहतरम बुजुर्ग, जरदपोश ने तशरीह करते हुए बताया। छोटे राजकुमार की माँ ने इससे कहा, तू इस बेचारे मेंढक को छोड़ दे। राजकुमार ने कहा, हाँ माँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसके बाद इसने मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि एक टोकरी से दूसरी टोकरी में और एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया। दूसरी बात, राजा जी ने मेरे सामने एक किसान से कहा, जा हम तेरा लगान माफ करते हैं। इसके बाद जब वो किसान चला गया तो इन्होंने मुंशी से कहा, जा इस किसान की जमीन करक कर ले। तीसरी बात, राजा जी के बड़े लड़के ने एक लड़की से कहा, मुझे तुमसे बेअंदाजा मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जो मुझे आज तक किसी से ना हुई। लड़की ने कहा, प्यारे, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही तुम समाये हुए हो। फिर मैंने इस राजकुमार को महल की एक नौकरानी से यही फिक्रे कहते हुए सुना और इस राजकुमारी को एक दूसरे मर्द से इसी किस्म की बातें और इसी किस्म के अल्फाज कहते हुए सुना। चौथी बात, राजा हिम्मत सिंह ने बुढ़े जागीरदार भीम सिंह की दावत की थी। भीम सिंह की कोई औलाद ना थी। मेरे सामने राजा हिम्मत सिंह इस बूढ़े जागीरदार पर हंस हंस कर बातें करते रहे। फिर मेरे सामने इन्होंने शराब में जहर मिलाकर उसे दे दिया ताकि उसकी जागीर पर कब्जा कर लें। पांचवी बात, मगर ये मिसालें काफी नहीं हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग, मैं समझता हूँ कि इंसानों की दो जुबानें होती हैं और वो जो एक जुबान से कहते हैं इसे दूसरे जुबान से काट देते हैं और फिर इसका नाम तहजीब रख देते हैं। काले सर ने कहा, शुक्र है हम मेंढकों को सिर्फ एक जुबान आती है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। बहुत से मेंढकों ने टर्रा कर कहा। दादा ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम इस जहन्नम से कैसे निकले? जरदपोश ने मुस्कुरा कर कहा,
आहिस्ता आहिस्ता मैं छोटे राजकुमार से मानूस होता गया, क्योंकि वो मुझे रोज खाने खिलाता था। कुदरती बात है, इसलिए अब मुझे इसके जिस्म से घिन भी ना आने लगी थी, ना अब इसकी जिस्म की बू मुझे नागवार मालूम होती थी। अब मुझे इसकी हथेली से कराहत नहीं महसूस होती थी। मैं अक्सर अब इसके कमरे में फुदकता रहता और कमरे से बाहर ना जाता। राजकुमार मुझसे बातें करता रहता और मैं टर्रा के या कभी खामोश रहकर इसकी बातें सुनता रहता। फिर राजकुमार मुझे अपने साथ बाहर भी लाने लगा। एक बार जब हम दोनों ही तालाब पर नहा रहे थे तो एक रानी ने हमें देख लिया और वो जो मुझे देखकर चीखी है, बस आसमान सर पर उठा लिया। मेरे तालाब में मेंढक कहाँ से आ गया? लो अब पूछो भला, मेंढक तो पानी का जानवर है, तालाब तो इसका है। तालाब इंसान का कैसे हो गया? जो जमीन पर पैदा होता है, जमीन पर रहता है, जमीन पर सोता है, तालाब इसका कैसे हो गया? मगर खैर, ये इसकी अपनी खुदगर्जी है, इसको क्या कीजिए। तो साहब, इस रानी ने मेरे पीछे 2-4 नौकर लगा दिए और मैं जो तालाब से उछलकर भागा हूँ तो महल के सहन को फांदता हुआ बरामदों में से जस्त लगाता हुआ बाहर बागीचे में आ गया। आगे रास्ता साफ था और ये तो तुम जानते हो कि दौड़ने में, भागने में, छलांग लगाने में, तैरने में इंसान कभी मेंढक का मुकाबला नहीं कर सकता। न गाने में। गाने के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? जराफा, जो खुद गाने की बड़ी माहिर थी, सवाल करने लगी। गाने की बात छोड़ दो, ये आदमी तो ऐसे बेसुरे होते हैं कि साज के बगैर गा ही नहीं सकते। गाना तो अब सिर्फ मेंढकों तक रह गया है, इस आर्ट के हम ही वारिस रह गए हैं। बेशक बेशक, बहुत से मेंढक यकदम बोल उठे और गाने लगे, हम मेंढक हैं, हम मेंढक हैं, हम मेंढक हैं। जब ये टराहट खत्म हो गई तो चंद लम्हों के लिए मजलिस में सन्नाटा छा गया। आखिर में दादा ने सवाल किया, और सब बातें तो सुन चुके, अब एक बात पूछनी है। ये इम्तियाज जो तुम मेंढक और इंसानों में भी देख चुके हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, इंसान बड़ा है या मेंढक? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जरदपोश ने अपना झुका हुआ सर उठा के कहा, इंसान। वो कैसे? जरदपोश बोला, मैंने अपनी हिकायत का आखिरी हिस्सा तो सुनाया ही नहीं। जब मैं बागीचे में पहुंच गया तब तक बहुत से नौकर दम छोड़ चुके थे, मुझे पकड़ने की आस छोड़ चुके थे, मगर एक सबसे छोटा राजकुमार जो मुझसे इस कदर मानूस हो गया था, अब भी मेरे पीछे पीछे भागता आता था। वो बागीचे से लेकर ढलान तक और फिर ढलान से लेकर कीचड़ तक और फिर कीचड़ से नीचे झील के किनारे मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया। जब मैंने धड़ाम से झील में छलांग लगाई, इस वक्त भी वो पानी के किनारे अपनी दोनों बाहें फैलाए मुझसे मल्तजियाना अंदाज में कह रहा था, आ जाओ, वापस आ जाओ मेरे प्यारे मेंढक, अब मैं तुमको कभी नाराज नहीं करूंगा, मैं तुमको बहुत बहुत प्यार करूंगा। और जिस वक्त वो ये कह रहा था, इस वक्त इसकी आंखों में आंसू थे। और इसलिए इंसान मेंढक से बड़ा है, क्योंकि इंसान रो सकता है और मेंढक रो नहीं सकता। इंसान अपनी तमाम बुरी हरकतों, बेवफाइयों, बेलगामियों के बावजूद रो सकता है और मेंढक रो नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसान मेंढक से बड़ा है। महफिल में बहुत देर तक खामोशी तारी रही। फिर कुछ कहे सुने बगैर यह महफिल खत्म हो गई। एक एक करके मेंढक उठने और झील में गोते मारने लगे। बम्पू, चंपू और भोंजू भी चांदनी रात में नहाने के लिए चले गए और आखिर में जरदपोश और इसकी बीवी पुकराज झाड़ी के किनारे रह गए। झाड़ी की शाख से जुगनुओं की लालटेन जगमगा रही थी। पुकराज ने एक अजीब व गरीब अदा से जरदपोश की तरफ देखकर कहा, और अगर मैं तुम्हारे बाद सबजपोश से शादी कर लेती तो? जरदपोश, लो भी मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। जुकाम? ये क्या कह रहे हो तुम? पता नहीं, वहाँ महफिल में इंसानों से ये फिक्रा सुना था, तुम्हारे बारे में था, इसलिए याद रह गया। गलत कहते हैं, सरफिरे, हम तो पानी में रहते हैं, हमें जुकाम क्यों होगा? जुकाम होता होगा उन शू शू करते हुए नक्सड़ों को। इसके बाद उसने फिर एक अजीब से अदा से जरदपोश की तरफ देखा और छलांग मारकर झील में डुबकी लगा गई। जरदपोश जोर से टर्राया और झील में दूर तक इसके साथ साथ तैरता फिरता रहा। चांदनी रात थी और इनके चारों तरफ कमल के फूल थे।